बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में सिगमंड फ्राइड की मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, जिसको साइको एनालिटिकल थ्योरी कहते हैं, इसके बारे में अच्छे से समझेंगे। देखिए, सिगमंड फ्राइड जो है, इनके सिद्धांत का पहले नाम आप लोग ध्यान में रखिए, क्योंकि वन लाइन में क्वेश्चन यूपीटेट में पूछ देता है कि इस थ्योरी को किसने दिया था। तो आपको पता होना चाहिए कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया था। तो सिगमंड फ्राइड ने जो है दिया था। इन्होंने पर्सनालिटी यानी इंसान के व्यक्तित्व के बारे में क्या बताया, उसके बारे में समझते हैं। इन्होंने कहा था कि व्यक्तित्व जो है 3 तरीके से होता है। पहला होता है ईड। ईड जो होता है ना, ये सबसे खराब चीज़ होती है। जैसे कि मान लीजिए, जिसके अंदर ईड होता है उसको समझाती हूँ। जैसे कोई चोर है, किसी के घर में क्या कर रहा है, चोरी करने जा रहा है, ठीक है। अगर बहुत सारे लोग हैं, अगर उसमें क्या करेंगे, उस काम में बाधा उत्पन्न करेंगे, तो उनको मारने से भी वो नहीं कतराएगा। भले उसको पता होगा कि इसका अंजाम क्या होगा, भले मैं जेल चला जाऊँगा या फिर फांसी पे चढ़ा दिया जाऊँगा, उससे नहीं मतलब होता है। बस उसकी क्या होनी चाहिए, डिज़ायर जो है फुलफिल होनी चाहिए। दूसरा होता है ईगो। ईगो जो होता है ना, वो इंसान क्या करता है, उसको पता होता है कि मतलब इसका परिणाम बुरा होगा, पर क्या करना है, मुझे वो चीज़ करना है। मतलब किसी अपना समाज में कोई वैल्यू बनानी है, ऐसे समझिए। जैसे कोई व्यक्ति है, एग्ज़ाम देने गया, तो उसको क्या है, भले एग्ज़ाम कुछ भी हो जाए, मतलब कि बस किसी तरह पास हो जाऊं, चाहे लीक करके ही मुझे पास करना पड़े पेपर, पर मुझे पास होना है। तो ये ईगो होता है, समझ गए। तीसरा होता है सुपर ईगो। सुपर ईगो जो है सबसे अच्छी चीज़ होती है। सुपर ईगो में क्या होता है कि इंसान सोचता है कि नैतिक मूल्यों को ध्यान में रखकर कोई चीज़ को क्या किया जाए। जैसे कि इंसान क्या, हम उसका हाई क्या होगा, लो क्या होगा, सब कुछ ध्यान में रख के, नैतिक मूल्यों को ध्यान में रख के कोई भी चीज़ को, कोई भी डिसीजन लेता है। तो ये सुपर ईगो जो है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग जो है मन को समझते हैं। सिगमंड फ्राइड ने मन को 3 तरीके से बताया, ठीक है। उन्होंने हमारे मन को 3 तरीके से बताया। एक होता है कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड का मतलब होता है जो चेतन मन होता है, ठीक है। जो चेतन मन होता है उसको बोलते हैं कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड का बेसिकली क्या मतलब होता है, ये समझिए। जैसे वर्तमान में मैं क्या कर रही हूँ, आपकी क्लास ले रही हूँ, जो वर्तमान में चीज़ें हो रही, जैसे ये वर्तमान में हमारे पास मार्कर है, तो जो मैं वर्तमान में चीज़ें कर रही हूँ, अभी प्रेजेंट में क्या कर रही हूँ, मैं भी जैसे बोल रही हूँ, तो ये हमारा क्या है, चेतन मन है। जो प्रेजेंट में मैं चीज़ें करूँगी वो चेतन मन होगा। दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड का मतलब होता है कि जो चीज़ें थोड़ा सा सोचने पे याद आए, मतलब कि हमें अपने दिमाग पे क्या करना पड़े, थोड़ा सा जोर डालना पड़े, उसको कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड। जैसे कि अगर आपसे कोई पूछते कि आपके बचपन का दोस्त का क्या नाम था, तो आप थोड़ा सा ध्यान लगाओगे, अरे उसका नाम, थोड़ा सा ध्यान करोगे कि हाँ उसका नाम तो ये था। तो ये क्या है, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर आपके चला जाएगा। जैसे आपसे कोई पूछते कि जब आप बचपन में कितने लोगों के साथ आप रहते थे, मतलब कि कौन से आपके सराउंडिंग था, कौन कौन से बेस्ट फ्रेंड्स थे, तो इस पर आप क्या करोगे, थोड़ा सा एम्फेसाइज करोगे, जोर डालोगे। और जैसे किसी का नंबर पूछते कोई, तो आप भी उस पर क्या करोगे, थोड़ा सा जोर डालोगे, हाँ उसका नंबर तो ये था। तो समझ गए आप, ये आपके कहाँ चला गया, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो है चला गया। तीसरा होता है जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड को जो है सिगमंड फ्राइड ने सबसे इम्पॉर्टेंट बोला। इन्होंने जो है कहा कि यही जो सब अनकॉन्शियस माइंड है ना, यही हमारे माइंड को क्या करता है, कंट्रोल करता है। इस अनकॉन्शियस माइंड की वजह से ही क्या होता है, इंसान के व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी का पता चलता है। क्योंकि इसी के अंदर जो है, किसी के अंदर राक्षसपन है, तो ये किसके अंदर होता है, अनकॉन्शियस माइंड के अंदर होता है। अगर कोई व्यक्ति अच्छा है बहुत, अगर जेन्युइनली बहुत अच्छा है, तो ये किसके अंदर होगा, अनकॉन्शियस माइंड के अंदर होगा। यही क्या करता है, ये कहते हैं कि 90% जो है हमें यही क्या करती है, हमारे व्यक्तित्व को जो है डिसाइड करती है, ठीक है। ये क्या होता है, इसमें जो है अनकॉन्शियस माइंड में आपकी दबी हुई इच्छाएं रहती हैं। जैसे कि अगर जैसे कि आपने एग्ज़ाम दिया, पास में कोई और आपको आईएएस बनना था, तो आप बन नहीं पाए, तो ये आपकी दबी हुई इच्छा किस में चली गई, अनकॉन्शियस माइंड में चली गई। अब आप सोच रहे हो कि मैं टीचर बन जाऊंगा, क्या हुआ, पर क्या हुआ, दबी हुई इच्छा तो आपकी वही है ना, तो वो आप कहाँ चली जाती है, अनकॉन्शियस माइंड के अंदर जो है चली जाती है। जैसे कोई डर है,
जैसे बचपन का लोगों का कोई ना कोई डर होता है, कोई एंजाइटी होती है, कोई फियर होता है, तो वो भी किसके अंदर चला जाएगा, आपके जो है अनकॉन्शियस माइंड के अंदर चला जाएगा। जैसे कोई भावनाएं हो गई, आपको मतलब किसी से लगाव है, वो सारी चीज़ें किस में चली जाएंगी, तो ये आपकी भावनाएं भी चली जाएंगी किसमें, अनकॉन्शियस माइंड में चली जाएंगी। अब हम लोग जो है, इन्होंने साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, इन्होंने सिगमंड फ्रायड ने बताया कि बच्चों के अंदर कैसे साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट होता है और उनकी क्या अवस्थाएं होती हैं, उनके बारे में बताया। पहला इन्होंने कहा ओरल स्टेज। ओरल स्टेज जिसको क्या कहते हैं हिंदी में, मुखीय अवस्था कहते हैं। ठीक है, मुखीय अवस्था की एज क्या होती है, ये जन्म से, बर्थ से जो है 18 मंथ तक होता है। ठीक है, मान लीजिए कि 2 साल तक, लगभग 2 साल तक होता है। इसमें क्या करता है, इसमें जो है बच्चे की सेक्सुअल डिज़ायर होती है ना, ये होंठ को चूस कर, जैसे बच्चे छोटे होते हैं तो होंठ को चूसते हैं, उंगलियों को चूसते हैं, तो सेक्सुअल डिज़ायर उनकी कैसे कंप्लीट होती है, होठों को चूसकर, उंगलियों को ऐसे क्या करते हैं, मुंह में दबाए रहते हैं, तो उनकी जो है सेक्सुअल डिज़ायर ऐसे कंप्लीट होती है। ठीक है, दूसरा है एनल स्टेज। एनल स्टेज को बोलते हैं गुदी अवस्था। गुदी अवस्था जो होती है 2 से 3 वर्ष तक होती है। इसमें बच्चा बेसिकली क्या करता है, जैसे कोई छोटा बच्चा होगा, आप देखते होंगे क्यों क्या करता है, अपने टॉयलेट को रोक लेता है, मल त्याग को रोक लेता है, तो उससे रोकने से क्या होता है, उसको जो है सेक्सुअल डिज़ायर जो उसकी कंप्लीट होती है, तो इसीलिए वो क्या करता है, इसको टॉयलेट को और मल त्याग को रोक लेता है। तो ये आपकी क्या हो गई, एनल स्टेज हो गई। नेक्स्ट होता है फैलिक स्टेज। फैलिक स्टेज को बोलते हैं उत्तर लैंगिक अवस्था, और ये जो होती है 4 से 6 वर्ष तक होती है। इसमें क्या होता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है कि फैलिक स्टेज में लड़की जो होती है अपने पिता की तरफ अट्रैक्ट होती है, अपने पिता से ज़्यादा प्यार करती है, और लड़का जो है अपनी माँ से ज़्यादा प्यार करता है। और यही स्टेटमेंट इनको क्या बना देता है, विवादित बना देता है। सिगमंड फ्रायड को इनका यही वाला स्टेटमेंट क्या बनाता है, इनको विवादित बना देता है। नेक्स्ट होती है लिटरेसी पीरियड, जिसको लिटरेसी पीरियड कहते हैं। इसको कहते हैं सुप्तावस्था। सुप्तावस्था जो है 7 से 11 वर्ष तक होती है। इसको भी ध्यान में रखना है। इसमें क्या करता है, बच्चा जो इनकी सेक्सुअल डिज़ायर होती है बच्चे की, वो क्या कर लेता है, दबा देता है, अपने माइंड को किसी कामों में लगा देता है, और जो है सेम जेंडर के साथ जो है रहने लगता है। जैसे लड़की होती है तो लड़कियों की अलग से गैंग बन जाती है, लड़कों की अलग से गैंग बन जाती है। तो ये क्या करता है, बच्चा अलग अलग रहना स्टार्ट कर देता है, तो सेम जेंडर जो है क्या रहने लगते हैं, साथ में रहने लगते हैं इस स्टेज में। 5वां आपका है जेनियल स्टेज। जेनियल स्टेज जिसको क्या बोलते हैं, किशोरावस्था। ठीक है, और ये कितने वर्ष तक होती है, 12 वर्ष तक जो है बच्चों तक होती है। इसमें बच्चे क्या करते हैं, विषम लैंगिक के पास क्या होते हैं, आपस में अट्रैक्ट होने लगते हैं। लड़की लड़के से अट्रैक्ट होती है, ऐसे ही अट्रैक्शन होने लगता है इस एज में। और हम लोग चलिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ समझ लेते हैं कि ऑडिपस कॉम्प्लेक्स क्या होता है। ऑडिपस जो कॉम्प्लेक्स होता है ना, इसमें जो है लड़की जो है अपने पिता से ज़्यादा प्रेम करती है। ऑडिपस में ध्यान में रखना है, ऑडिपस में क्या होता है, लड़की अपने पिता से ज़्यादा प्रेम करती है। और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में लड़का जो है अपनी माँ से ज़्यादा प्यार करता है। तो ऑडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स मतलब कि ये आपके इसी फैलिक स्टेज से जुड़ा हुआ है, जो कि मैंने बाद में आपको बता दिया। ठीक है, तो ऑडिपस एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स को आपको ध्यान में रखना है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड आता है इसी थ्योरी में कि नार्सिसिज्म क्या होता है। नार्सिसिज्म वो होता है जब क्या होता है, इंसान खुद को बहुत प्यार करता है, उसको दूसरों को कोई ध्यान में नहीं कि उसका भी सोचना है क्या है, नहीं, वो कहेगा नहीं मैं खुद से प्यार करता हूँ, मेरे लिए सब तो मैं ही हूँ, तो उसको क्या कहते हैं, नार्सिसिज्म। उस इंसान को क्या बोलते हैं, नार्सिसिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इस थ्योरी को नार्सिसिज्म, और जो ऐसा करता है इंसान उसको नार्सिसिस्ट बोलते हैं, जो खुद से क्या हो, ऑब्सेस्ड हो, बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि समायोजन क्या होता है, जिसको बोलते हैं एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट होता है जब कोई व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल लेता है, तो उसको समायोजन बोलते हैं। जैसे कि सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं ट्रेन में, तो बहुत ज़्यादा पर भीड़ है, सीट भी नहीं है बैठने के लिए, तो पर कोई बच्चा क्या करेगा, कहेगा कोई बात नहीं, खड़ा होकर चला जाता हूँ एग्ज़ाम देने।
पर एग्ज़ाम क्या होना चाहिए तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, समायोजन हो जाएगा, यानी परिस्थिति के अनुसार खुद को क्या कर लेना, ढाल लेना। जैसे कोई क्या करे, आप लोग जाते हो कहीं शादी में खाना खाने, वहाँ पे ढेर सारी चेयर लगी हुई है, सब लोग चेयर पे बैठे हुए हैं, पर आपको चेयर नहीं मिली तो आप क्या करोगे, कहोगे छोड़ो हटाओ, खा लेता हूँ, खाना ही तो खाना है, चेयर पे क्या करता हूँ, खड़े होके ही खा लेता हूँ। तो फिर आप क्या कर लिए, अपने आप को परिस्थिति के अनुसार जो है ढाल लिया आपने। तो वही क्या है, समायोजन है। जब व्यक्ति क्या करता है, परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल लेता है तो उसी को बोलते हैं समायोजन। दूसरा होता है कुसमायोजन। कुसमायोजन जिसको कहते हैं माल एडजस्टमेंट। माल एडजस्टमेंट में क्या होता है, जब व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल नहीं पाता तो उसको क्या कहते हैं, माल एडजस्टमेंट कहते हैं। जैसे कि यही वाला एग्जांपल देख लेते हैं कि वो गया खाना खाने, पर उसने क्या करा कि पूरी कुर्सी भरी हुई थी, तो फिर वो कहा कि अरे छोड़ो हटाओ, मुझे नहीं खाना, मुझे तो जब कुर्सी मिलेगी तभी खाऊंगा, तो छोड़ के खाना आ गया। तो क्या हो गया, ये माल एडजस्टमेंट हो गया, यानी उसने जो है खुद को ढाल नहीं पाया परिस्थिति के अनुसार। तो यही क्या होता है, माल एडजस्टमेंट होता है। और इसकी वजह से क्या होता है, कुछ इसके तत्व होते हैं जो जिसकी वजह से माल एडजस्टमेंट की वजह से पैदा होते हैं। पहला होता है स्ट्रेस। माल एडजस्टमेंट की वजह से क्या होता है, जब इंसान खुद को किसी जगह क्या करेगा, एडजस्ट नहीं कर पाएगा, तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, स्ट्रेस आ जाएगा, यानी तनाव हो जाएगा। उसको क्या होने लगेगा, तनाव होने लगेगा, टेंशन होने लगेगी। जैसे कि आप एग्ज़ाम देने गए, वही ट्रेन वाला एग्जाम्पल देख लो आप, कि एग्ज़ाम देने गया, पर क्या हुआ कि वो तो खड़ा होकर चला गया, पर जो कुसमायोजन वाला व्यक्ति होगा वो कहेगा नहीं, मुझे एग्ज़ाम देने नहीं जाना, तो ट्रेन छोड़ के क्या आ जाएगा, घर वापस आ जाएगा। जब वो एग्ज़ाम देने नहीं गया तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, स्ट्रेस आ जाएगा, यानी तनाव हो जाएगा, उसको टेंशन भी एक दिमाग में आ जाएगी कि अरे एग्ज़ाम खामखा छोड़ दिया। दूसरा होता है दबाव। दबाव होता है जिसको कहते हैं कंपैरिजन। कंपैरिजन दबाव क्या होगा, प्रतियोगिता के कारण ये दबाव होता है। जैसे कि आप क्या हुआ कि फिर आप एग्ज़ाम देने नहीं गए तो आपस में प्रतियोगिता होगी ना, जो आपका दोस्त एग्ज़ाम देने गया होगा तो कहेगा कि अरे बहुत बढ़िया पेपर आया था, ईजी पेपर आया था, पर आप तो देने ही नहीं गए ना, तो इसकी वजह से क्या होगा, प्रतियोगिता के कारण जो है यह होने लगेगा, दबाव आपके अंदर बनने लगेगा। तीसरा होता है कुंठा, फ्रस्ट्रेशन, जिसकी वजह से क्या होगी, आपको फ्रस्ट्रेशन होगी, यानी आपकी इच्छा तो पूरी नहीं हो पाई ना, तो यानी आप टीचर नहीं बन पाए, आप एग्ज़ाम देने नहीं गए, तो आपकी इच्छा में बाधा आने लगेगी, यानी क्या होने लगेगा, आपको फ्रस्ट्रेशन होने लगेगा, इच्छा में बाधा आने लगेगी। चौथा होता है द्वंद्व, कॉन्फ्लिक्ट इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक समय में दो शक्तियों के बीच में क्या होता है, वो लड़ाई होने लगती है, उसी को क्या कहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। जैसे कि आप क्या कहोगे कि अरे छोड़ो, अब ट्रेन में अपना बैठ के जाना देखूं कि एग्ज़ाम देने जाना देखूं, तो ये दोनों में क्या होने लगेगा, कॉन्फ्लिक्ट होने लगेगा, द्वंद्व पैदा हो जाएगा। अब हम लोग जो है सुरक्षा युक्तियाँ, जिसको कहते हैं डिफेंस मैकेनिज्म, इसके बारे में समझते हैं कि सुरक्षा युक्तियाँ क्या होती हैं। सिगमंड फ्रायड ने इनको बहुत इंपॉर्टेंट माना है, तो आप जो है अच्छे से समझिएगा। पहला है तर्क संगति, जिसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन क्या होता है, जब व्यक्ति झूठे कारणों को सच ठहराने की कोशिश करता है तो उसको क्या कहते हैं, रेशनलाइजेशन कहते हैं। जैसे कि कोई बच्चा क्या हुआ, एग्ज़ाम देने नहीं गया, ठीक है, और वो क्या किया कि झूठा तर्क देने लगा कि इसका वजह ये था, मैं पढ़ नहीं पाया था, मैं कुछ दिक्कतें आ गई थी फैमिली में, ये हो गया था, तबीयत खराब हो गई थी, तो झूठी बातें बताने लगा। तो फिर क्या हो गया, झूठी बातों को जो क्या करने लगा, सच ठहराने लगा कि नहीं नहीं इसका कारण तो यही है, इसीलिए मैं नहीं कर पाया, तो रेशनलाइजेशन करने लगा, ठीक है, तो तर्क संगत करने लगा। आपको ये सारे पॉइंट को अच्छे से समझना है क्योंकि डायरेक्टली पूछ देता है। दूसरा होता है दमन, जिसको क्या कहते हैं, रिप्रेशन। रिप्रेशन क्या होता है, इसमें अपनी कोई भी व्यक्ति अपनी यादों को, कष्टदायक यादों को क्या कर लेता है, दबा लेता है, और ये यादें कहाँ चली जाती हैं, उसके अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं। जैसे कि कोई तकलीफ़ हो गई किसी को और कोई दुख हो गया, जैसे कि वो एग्ज़ाम नहीं दे पाया, उसका कुछ सपना था बनने का, वो सपना नहीं पूरा कर पाया, तो उसकी यादें किस में चली जाएंगी, अनकॉन्शियस माइंड में चली जाएंगी। तो वो क्या कर लेता है, अपनी यादों को दबा लेता है। तो ये ध्यान में रखना है, इसी को कहते हैं रिप्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है।
तीसरा होता है शमन। शमन क्या होता है, जिसको बोलते हैं सप्रेशन। सप्रेशन का मतलब होता है जब फोर्सफुली कोई इंसान क्या करता है, कोशिश करता है अपनी इच्छा को भुलाने की। जैसे आप ये देखो कि जो गरीब लोग होते हैं, अगर वो पढ़ना चाहते हैं पर वो क्या करते हैं, उनको कोई इतनी सुविधाएं नहीं होती कि वो ऐसा कर पाए। उनको कुछ ना कुछ दिक्कतें आ जाती है, पैसे की कमी होती है, कोई ना कोई परेशानी हो जाती है, तो क्या करते हैं, अपनी इच्छाओं को फोर्सफुली क्या करते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं नहीं नहीं हटाओ, जाने दो, मैं कुछ और ही कर लूँगा, जाने दो। तो फिर ये ऐसा करने लगता है इंसान। जब अपनी यादों को क्या करना है, फोर्सफुली दबाता है, इच्छा को फोर्सफुली बुलाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, समन बोलते हैं, सप्रेशन बोलते हैं। चौथा होता है क्षतिपूर्ति, जिसको क्या बोलते हैं, कॉम्पनसेशन बोलते हैं। कॉम्पनसेशन क्या होता है, जब कोई भी व्यक्ति एक क्षेत्र की अपनी असफलता को दूसरे क्षेत्र में पूरा करता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि कोई गरीब बच्चा है, वो पढ़ाई नहीं कर पाया। जैसे कि मान लो किसी बच्चे को इंजीनियरिंग करना है, ठीक है, इंजीनियरिंग करना है तो उसमें पैसे बहुत ज़्यादा लगेंगे, तो उसके पिताजी के पास पैसे नहीं है, तो क्या करेगा, कहेगा छोड़ो, मैं इंजीनियरिंग तो नहीं कर पाया पर मैं टीचर ज़रूर बनूंगा। तो फिर वो क्या कहेगा, सोचे चलो ठीक है मैं टीचर ही बन जाता हूँ। तो फिर वो टीचर अपनी दूसरी असफलता को कहाँ लगा रहा है, दूसरी जगह लगा रहा है, ठीक है। तो क्या कर रहा है, अपने क्षेत्र की असफलता को दूसरे क्षेत्र में पूरा कर रहा है, क्योंकि चलो इंजीनियर तो नहीं बन पाया, कोई बात नहीं, मैं जो है टीचर ही बन जाऊंगा, अच्छे से सबको पढ़ाऊंगा, क्या हुआ, पैसा नहीं था। तो ऐसा करेगा, क्षतिपूर्ति, इसी को क्या बोलते हैं, कॉम्पनसेशन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है आत्मीकरण, जिसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। इसमें व्यक्तित्व से किसी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर इंसान खुद को भी वैसे ढालना चाहता है। जैसे कि कोई बच्चे क्या होते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम के व्यक्तित्व से जैसे हम सब लोग प्रभावित हैं, तो हम लोग भी कुछ ना कुछ उनकी तरह करना चाहते हैं। तो वही है, क्या है, इसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन, यानी आत्मीकरण जो है बोलते हैं। जैसे कोई मदर टेरेसा बनना चाहते हैं कि मदर टेरेसा के जैसा बने, कुछ ऐसा अच्छा करे देश के लिए, तो यही क्या होता है, आपका आइडेंटिफिकेशन होता है। जब किसी की तरह हम बनना चाहें, किसी के व्यक्तित्व को अपनाना चाहें, वो होता है। एक होता है प्रतिस्थापन, जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। देखो इसमें क्या होता है, भावना अभिव्यक्त दूसरे से करना। जैसे कि आप इसको अच्छे समझो, प्रतिस्थापन में क्या होता है, जैसे कि किसी से मुझे प्रॉब्लम है, सामने वाले से प्रॉब्लम है, तो मैं उस सामने वाले को ना कह के मैं किसी थर्ड बंदे से बोलूँ, ठीक है। जैसे कि मैं उससे बोलूँ कि अरे मुझे तो उससे प्रॉब्लम है, पर मैं उससे ना बोल सकूँ। और मैं किसी, जैसे आप फ्रेंड्स हो, तो फ्रेंड्स में क्या होते हैं, किसी से आपको झगड़े हो जाते हैं तो आप उससे नहीं बोलते, उसकी बातें क्या करते हो, उसका गुस्सा, आपकी जो संवेदना होती है, गुस्सा होता है, किसी दूसरे पे उतारते हो, दूसरे को बताते हो अपनी बातें, देखो ऐसा हो गया, ऐसा किया, वैसा किया, आप बोलते हो ना। तो वही क्या है, ये आपका प्रतिस्थापना। आपने क्या कर दिया, डिस्प्लेसमेंट कर दिया। जहाँ आपको बोलना था चीज़ें, वहाँ नहीं बोला आपने कहीं और बोल दिया, यानी क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। और नेक्स्ट है प्रतिगमन, जिसको बोलते हैं क्या, रिग्रेशन। रिग्रेशन में क्या होता है, कोई व्यक्ति जैसे तनाव से बचने के लिए क्या होता है, पास्ट में चला जाता है, ठीक है। जैसे कि अभी मैं जैसे आपको टेंशन है कि अरे नहीं सीटेट का एग्ज़ाम देना है, अच्छे से पढ़ाई करनी, फिर आप कुछ टाइम बाद फ्रस्ट्रेट हो गए, अरे यार, फिर आप क्या करें, गुस्सा करने लगे, चिल्लाने लगे कि नहीं ऐसा हो गया, वैसा हो गया, कैसे हुआ, पास्ट की बातें सोचने लगे। तो क्या हो, जब तनाव से बचने के लिए इंसान क्या करे, पास्ट में चला जाए, अपनी अभिव्यक्त करे, गुस्सा को हटा के तनाव को हटाना चाहे, तो वही क्या होता है, प्रतिगमन होता है, जिसको बोलते हैं रिग्रेशन। नेक्स्ट होता है उदात्तीकरण, जिसको बोलते हैं सब्लिमेशन। इसमें क्या होता है, इंसान जो है अपनी अनैतिक इच्छाओं को जो है समाज की, कि समाज का क्या करे, कि समाज के अनुसार करे, अपनी अनैतिक इच्छाओं को करे पर समाज के अनुसार करे, जिसमें समाज भी राजी हो, उसको क्या बोलते हैं, उदात्तीकरण बोलते हैं। जैसे कि आप देखो कोई लड़का है जो कि बहुत लड़ाई करता है, या फिर उसको बंदूक चलाने का शौक है, जैसे शूटिंग करता है वो, ऐसा मान लो आप, शूटिंग करने का उसको बहुत शौक है, बंदूक चलाना उसको बहुत अच्छा लगता है, तो फिर क्या करेगा, वो शूटर बन गया, ठीक है। वो गुस्सा में जाकर क्या बन गया, शूटर। कहा कि चलो ठीक है, समाज तो मुझे करने नहीं दे रहा है, पर मैं इससे अच्छा शूटर ही बन जाता हूँ। तो उसने अनैतिक इच्छाओं को वहाँ पे लगाया कि ठीक है, मुझे तो बंदूक चलाना बहुत पसंद था, लोगों को मारना पसंद था, तो मैं चलो शूटर ही बन जाता हूँ, लेकिन समाज के अनुसार बनूंगा, जिसमें समाज भी क्या हो जाएगा, राजी हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं उदात्तीकरण, यानी सब्लिमेशन।
तो आई होप आपको सारी पॉइंट अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कुछ दिक्कत होगी तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।